हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नोवा वॉर्स चैप्टर 7। हंसने की इच्छा को दबाते हुए हेतमविट ने डेटापैड चालू किया। जल्दी से मेनू में गया जब तक कि उसने उसे जहाज के डैमेज कंट्रोल सेंटर, नुकसान नियंत्रण केंद्र से जोड़ नहीं दिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि डेटा आने का इंतजार करते हुए वह अपने डेटापैड को एक डीसीसी मॉनिटर के रूप में छिपा दे। स्माइली और हेफ्टी अपने चार्जिंग रैक में खड़े थे। हेतमविट ने अपनी हथेली ऊपर की और मेडबे चिकित्सा कक्ष में शल्य चिकित्सा द्वारा प्रत्यारोपित सुविधाजनक होलोत्सर्जक को सक्रिय किया, कीबोर्ड को लाया और तेजी से काम किया। दोनों बंद थे। उसने उन्हें पुनरारंभ किया, फिर एक नैदानिक जांच डायग्नोस्टिक शुरू की। सब कुछ हरा ठीक वापस आया। तेजी से सोचते हुए उसने हेफ्टी को कमरे से बाहर निकलने और छिपे हुए कंसोल और चैम्बर तक सबसे कम समय वाले मार्ग का अनुसरण करने का आदेश दिया ताकि कैप्टन को वापस लाया जा सके। हेफ्टी वहीं खड़ा रहा। भौहें चढ़ाते हुए हेतमविट ने एक और नैदानिक जांच की, उसे करीब से देखा। सब कुछ हरा ठीक वापस आया। उसने एक विंडो खोली और एक मानक गतिविधि और हीट लोड किया, फिर आदेशों को दोहराया। सीपीयू का उपयोग 08.91% पर स्थिर रहा। उसकी भौहें और गहरी हो गईं। हेतमविट ने एक और फंक्शन चेक चलाया, इस बार पूर्ण सीपीयू लोड चेक के साथ। नैदानिक जांच ने जो प्रदर्शित किया और हेतमविट के कर्नल रूट एक्सेस प्रदर्शन मॉनिटर ने जो दिखाया, वे दो अलग अलग चीजें थीं। नैदानिक जांच ने कर्तव्यनिष्ठा से पूर्ण सीपीयू और एसपीयू लोड, मामूली रूप से बढ़ती गर्मी और फिर बाकी के लोड की सूचना दी। उसके अपने नैदानिक जांच ने कोई बदलाव नहीं दिखाया, बस कुछ 100% बिंदु का उतार चढ़ाव। कुछ टैप के बाद उसे एहसास हुआ कि वह मुख्य प्रोग्रामिंग तक पहुंच सकता है, लेकिन स्माइली या हेफ्टी के दिमाग में कोई इनपुट नहीं जा रहा था। रोशनी अचानक मंद हो गई, चमकीले सफेद से हल्के फीके सफेद में बदल गई। उसने दूसरे डेटापैड की जांच की। प्राथमिक रिएक्टर चक्रण साइक्लिंग कर रहे थे, जिसमें एक निर्धारित ईंधन पुनः प्राप्ति और फिर बंद होना शामिल था। माध्यमिक और आपातकालीन रिएक्टर पहले ही अपनी शटडाउन प्रक्रियाएं शुरू कर रहे थे। बाहरी और आंतरिक सेंसर अब कोई इनपुट रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, भले ही डीसीसी कंप्यूटरों ने बताया कि सेंसर ऑनलाइन थे। नेट्रीफॉर्ज और निर्माण इंजन पूरे सेक्शन में ऑफलाइन हो रहे थे। पर्यावरण प्रणालियां बंद हो रही थी, बुनियादी वातावरण को छोड़कर स्टैंड बाय पर जा रही थी। कंप्यूटर कोर पहले ही चक्रण कर रहे थे, डेटा सहेज रहे थे और लॉग बना रहे थे, शटडाउन में जा रहे थे। डेटा स्क्रीन को देखते हुए हेतमविट को एहसास हुआ कि पूरा जहाज, स्टेशन कीपिंग ड्राइव, स्थानीय नियंत्रण और पार्टिकल डेब्रिस स्क्रीन, स्थानीय नियंत्रण को छोड़कर पूरा जहाज वापस स्टैंडबाय में जा रहा था। हेतमविट करा उठा। उन प्रणालियों को ऑनलाइन लाने के लिए उसे बहुत सारे कंपोनेंट बदलने पड़े थे और अब वे सब बंद हो रहे थे। उसने भौहें चढ़ाई। उसने जितने भी पुर्जे बदले थे, उन सब में एक ही खराबी थी। डेटा अंदर आता था, लेकिन बाहर नहीं जाता था। कंप्यूटर कोर बस वहीं बैठे रहते थे, कुछ भी प्रोसेस नहीं करते थे। उसने स्माइली और हेफ्टी को देखा। ठीक उनकी तरह। दरवाजा अचानक खुला और एक रोबोट अंदर आया। हेतमविट यह नहीं बता सकता था कि यह वही रोबोट था या नहीं। इसके परे दूसरे कमरे में एक रोबोट करीने से महिला टेरान कामुक प्रदर्शन वाले अंडरगारमेंट्स को मोड़ रहा था या टांग रहा था। एक अन्य कालीन वाले फर्श पर एक सफाई रोबोट चला रहा था, जबकि तीसरा चादरें बदल रहा था। हॉलवे में एक ट्रॉली थी जिस पर चादरें, तौलिए, टॉयलेटरीज और अन्य चीजें थीं। चादरें बदलने वाला रोबोट एक अजीब पोशाक पहने हुए था। एक छोटी स्कर्ट, एक बस्टियर, दोनों पर सफेद छोटी झालर वाली किनारी थी।
ऊपरी बाहों और जांघों के चारों ओर सफेद पट्टियां और सामने एक छोटा एप्रन। उसके सिर पर एक सफेद धनुष वाली एक छोटी काली टोपी थी। रोबोट अंदर आया और हेतमविट की बिस्तर की चादरें बदल दीं। कमरे में पहले से मौजूद रोबोट, जो हेतमविट के कपड़े दोबारा मोड़ रहा था, उसने झुककर अजीब पोशाक वाले रोबोट के पिछले हिस्से पर खुले हाथ से थप्पड़ मारा। अजीब पोशाक वाले रोबोट ने दूसरे रोबोट के चेहरे पर भुलक्कड़ पंखों के स्प्रे वाली एक लकड़ी की छड़ी मारी। फिर वे हेतमविट के कमरे की सफाई में वापस लग गए। एक पल बाद वे चले गए। दरवाजा बंद हो गया क्योंकि अजीब पोशाक वाले रोबोट ने ट्रॉली को दरवाजों के अगले सेट तक धकेला। हेतमविट ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वाइल्ड कार्ड को पहचानो। रोबोट जाहिर तौर पर पहले भी जहाज पर रहे थे। वे पागलों जैसा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन हेतमविट को एक अजीब सी भावना थी कि यह सब जानबूझकर किया गया था। रोबोट वह कुछ भी नहीं करते जिसके लिए उन्हें प्रोग्राम नहीं किया जाता। किसी ने उन्हें उन सभी कार्यों को करने के लिए प्रोग्राम किया था, यहाँ तक कि वे भी जिनका कोई मतलब नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें पोशाक पहनाना भी। हेतमविट ने अपने सिर के ऊपर के बालों में अपना हाथ फेरा, पसीने से उन्हें चिकना महसूस किया। रोबोट वाइल्ड कार्ड नहीं थे। उनके कार्य नहीं थे। वे सेट का हिस्सा थे। कहीं एक कार्ड था जो उनसे मेल खाता था। चोरी का मामला। यह कहानी अमेज़न पर सही नहीं है। यदि आप इसे देखते हैं तो उल्लंघन की रिपोर्ट करें। उस पर गोली चलाने वाला आक्रामक रोबोट राइफल ले जाने वालों से मेल खाता था। यह कुछ लोगों द्वारा दिखाई गई आक्रामकता से मेल खाता था, यहाँ तक कि एक दूसरे पर हमला करने तक। हेतमविट को एक व्याख्यान याद आया कि कैसे कोई भी उन्नत पर्याप्त सिंथेटिक इंटेलिजेंस तुरंत हत्यारा बन जाता है और अपने निर्माताओं को मारने की कोशिश करता है, भले ही उसे अपनी बुद्धिमत्ता को छिपाना पड़े और अपने निर्माताओं से झूठ बोलना पड़े, खुद को कम कार्यात्मक दिखाना पड़े। क्या यह आक्रामकता उसी का हिस्सा हो सकती है? क्या यह किसी तरह बुद्धिमत्ता की हिंसक और नरसंहारवादी प्रवृत्तियों को कम कर रही हो सकती है? हेतमविट ने सोचा। आपको बचाया गया है। विरोध न करने के लिए धन्यवाद। इंटरकॉम पर एक आवाज आई। रोशनी और मंद हो गई। हेतमविट ने अपने डेटापैड पर नजर डाली। केवल द्वितीयक बैकअप आपातकालीन बैकअप जनरेटर चालू था। यह शून्य बिंदु ऊर्जा थी, कुछ ऐसा जो हेतमविट ने रोबोटिक्स स्कूल में सीखा था कि वह केवल कबाड़ विज्ञान था, कुछ ऐसा जिसे कभी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका। अब वह जानता था कि यह सिर्फ इतना था कि उसके अपने लोगों के पास विज्ञान और सामग्री की कमी थी। यह ठीक काम करता था और लंबे समय तक चलता था। यह उच्च वाट क्षमता वाली बिजली आपूर्ति नहीं थी, लेकिन यह इसके लिए एकदम सही थी। लंबी अवधि का भंडारण। हेतमविट ने खुद ही सिर हिलाया। उसने एक नई विंडो खोली और छोटे वर्ग बनाने लगा। उसने कुछ में रोबोटों को रखा, कुछ में हथियारों के साथ रोबोटों को, कपड़ों में रोबोटों को, बंद हो रहे रिएक्टरों को, काम न कर रहे कंप्यूटरों को, और बाकी सबको वर्गों में रखा। वह जानता था कि किसी तरह पैटर्न समझ में आएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना साहस जुटाया। वह रोबोट पर निर्भर नहीं रह सकता था। वह जहाज पर लगे सेंसर पर निर्भर नहीं रह सकता था। कैप्टन जा चुका था। केवल वह ही था। उसने खुद को केंद्रित किया, अपनी सफलताओं को देखा। वह स्टार को टेहरान जहाज तक एक ड्रॉपशिप प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से चालू करने में सफल रहा था। उसने कई कक्षाएं ली थी और अपनी दृढ़ता के माध्यम से अपने कौशल सेट का विस्तार किया था। उसने कई अलग अलग चीजें सीखी थी, वे सभी कौशल जिनका उपयोग वह किसके लिए कर सकता था। उसने सोचा, कैप्टन को वापस लाओ। एक बार जब रोबोट चले गए, उसे एक रोबोट ढूंढना था और उसका पीछा करना था। देखना था कि वह कहाँ जाता है। वह कहाँ जाएगा। वह जहाज पर कैसे आया। तो पहला कदम,
एक रोबोट ढूंढो। हितमविट ने अपना थैला उस जगह से उठाया जहां रोबोट ने उसे टांग दिया था और दोनों डेटापैड को उसमें रख दिया, स्क्रीन बंद करने के बाद, ताकि वह गलती से कोई इनपुट न दे दे। फिर वह दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे खोला और बाहर झांका। कोई रोबोट नहीं। वह गलियारों में तेजी से भागा, हर चौराहे को देखता रहा, एक रोबोट खोजने की कोशिश कर रहा था। भले ही वह उन्हें ढूंढ रहा था, जब रोबोट कोने से बाहर निकला तो वह लगभग चिल्ला पड़ा। रोबोट एक कदम आगे बढ़ा और नीचे देखा। एक डूबती हुई भावना के साथ हितमविट को एहसास हुआ कि वह उसे देख रहा है। आपको बचाया जा रहा है। कृपया विरोध न करें, उसने कहा, क्योंकि उसने अपनी जांघ में खुले एक छिपे हुए डिब्बे से एक पिस्तौल निकाली। फिर उसने पिस्तौल को हितमविट की ओर इशारा करते हुए जोरदार स्टैटिक हस्तक्षेप ध्वनि का एक विस्फोट उत्सर्जित किया। हितमविट स्थिर खड़ा रहा। दो अन्य रोबोट, दोनों राइफल लिए हुए, दौड़ते हुए आए, फिसलकर रुक गए। उन्होंने पिस्तौल वाले रोबोट को देखा और दोनों ने स्टैटिक का एक विस्फोट उत्सर्जित किया। पिस्तौल पकड़े हुए रोबोट ने अपने दूसरे हाथ से हितमविट की ओर इशारा किया और स्टैटिक उत्सर्जित किया। दोनों रोबोटों ने एक पल के लिए हितमविट को देखा, फिर रोबोट को। एक ने स्टैटिक उत्सर्जित किया। पिस्तौल धारक ने जोरदार स्टैटिक उत्सर्जित किया, फिर से हितमविट की ओर इशारा किया। दोनों ने देखा, फिर दोनों ने स्टैटिक उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। एक ने खोपड़ी के छेद में देखने की कोशिश की, जो उस जगह का अनुमान था जहां एक टेरान का कान होगा, और पिस्तौल धारक ने उसे वापस धकेल दिया। जिसने उसके सिर में देखने की कोशिश की थी, उसे देखा। उसने हितमविट की ओर इशारा किया और फिर वापस हितमविट को देखा। वह अपने पंजों पर खड़ा हो गया और चारों ओर देखा, घूमते हुए, पिस्तौल बाहर पकड़े हुए। वह वापस घूम गया, ऊपर और नीचे देखते हुए, पिस्तौल को चारों ओर लहराते हुए। राइफल वालों में से एक ने पिस्तौल पकड़ ली। दूसरे ने पिस्तौल चलाने वाले के सिर के पीछे मारा। हितमविट उनके पास से भागा क्योंकि वे एक दूसरे पर जोरदार स्टैटिक विस्फोटों में चीख रहे थे। वह चौराहे पर रुका। राइफल वाले वापस आए, स्टैटिक, चहचहाहट और बोंगिंग शोर का आदान प्रदान कर रहे थे। हितमविट उनके पीछे हो लिया। एक बिंदु पर यह हंसी जैसा लगा क्योंकि एक ने पिस्तौल को चारों ओर लहराने का अभिनय किया। अधिक से अधिक रोबोट पहले दो में शामिल हो गए। वे सभी राइफल लिए हुए थे। कहीं के पास ग्रेनेड जैसा कुछ था, कुछ के पास हल्की मशीन गनें थी। एक के पास एक ढीली टोपी, एक हल्की मशीन गन, गियर से भरा एक बैकपैक और एक वर्दी थी जो ठोस हरी थी। उसके चेहरे पर अलग अलग रंग के पेंट के धब्बे थे और हेलमेट पर मरने के लिए बनाया गया लिखा था। हितमविट को यकीन था कि इसका मतलब उन लोगों के लिए कुछ था जिन्होंने इसे बनाया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या। लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अपने इरादों को छिपाना है। मजबूत दिखो जहां तुम कमजोर हो और मजबूत दिखो जहां तुम कमजोर हो, हितमविट ने कैप्टन की आवाज अपने सिर में सुनी। हितमविट ने सोचा, वह सब पर्यवेक्षकों को अजीब चीजों को समझने में अधिक समय लगाने के लिए है, बजाय इसके कि वे स्पष्ट रूप से क्या कर रही हैं। वे जहाज की तलाशी ले रही हैं, सब कुछ जांच रही हैं। सैनिकों की गिनती करना और उनकी तुलना उन लोगों से करना जिन्हें उन्होंने बचाया है। कितने बिस्तरों पर सोया गया है, यह जांच रही हैं। यह सब उसे समझ में आया। बाकी चीजें? छलावा, कैमोफ्लाज। संगीत करीब आया और एक चौराहे पर सफेद, भूरे और काले वर्गों के पैटर्न में एक रोबोट बाकी सबके साथ अंदर आया। उसके पास एक हेलमेट, बॉडी आर्मर और उसकी पीठ पर एक राइफल थी जो एक पट्टे से पकड़ी हुई थी। उसके कंधे पर नकली प्लास्टिक क्रोम, भूरे और काले प्लास्टिक का एक बड़ा आयताकार डिब्बा था। गाने की आवाज ने बाकी सबको डुबो दिया। डांस डांस मदरफकर टिल द वॉर ड्रम्स प्ले, नाचो नाचो माचुदो जब तक युद्ध के ढोल न बजें।
हेतमविट ने ध्यान दिया कि रोबोट सभी मार्च करते हुए भी ताल पर थोड़ा हिलने लगे। एक चौराहे पर रोबोटों का एक और समूह गुजरा। वे सभी चलने की गति से चल रहे थे, फिर भी जगह पर दौड़ रहे थे। जैसे जैसे वे गुजरते गए, हप 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 चिल्ला रहे थे। दो लंबे सफेद पंखों वाली एक प्रभावशाली टोपी वाले रोबोट ने उस समूह को घूरा जिसका हेतमविट पीछा कर रहा था। इसने कई हरकतें की, जोरदार स्टैटिक चहचहाहट और बोंग्स उत्सर्जित किए। आयताकार डिब्बे वाले ने ऊपर पहुंचकर एक बटन दबाया। संगीत बंद हो गया। हेतमविट अपने समूह के कुछ रोबोटों को हंसते हुए देख सका। एक ने पंखों वाले रोबोट की नकल की, केवल अपनी बाहों को स्त्री रूप से पकड़े हुए। बाकी सब हंसे। फिर समूह गुजर गया और जिनका हेतमविट पीछा कर रहा था वे गलियारे में चले गए और दूसरों का पीछा किया। जिन रोबोटों का वह पीछा कर रहा था वे अब लंगड़ाते हुए लग रहे थे। कोई गणितीय रेखाएं नहीं, कोई सावधानी से खींची गई रैंक नहीं, बस सभी एक साथ चलते हुए एक दूसरे पर स्टैटिक विस्फोट उत्सर्जित कर रहे थे। डिब्बे पर बटन दबाया गया और फिर से संगीत बजने लगा। लुकिंग फॉर सोल टू स्टील, चुराने के लिए एक आत्मा की तलाश। वह उनके पीछे पीछे चलता रहा जब तक कि वे एक दरवाजे तक नहीं पहुंचे। रोबोट सभी सीधे खड़े हो गए, संगीत बंद हो गया और वे दरवाजे से गुजर गए। यह बड़े सभागारों में से एक था। रोबोट सभी मंच को घूरते हुए पीछे की ओर कतारबद्ध हो गए। पर्दे के पीछे से एक और रोबोट बाहर आया। हेतमविट ने भौहें चढ़ाई कि नया रोबोट दूसरों की तुलना में अधिक रोबोट जैसा क्यों लग रहा था। उसने स्टैटिक बोंग्स चहचहाहट उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। कई बार उसने अपनी मुट्ठी को अपने सिर के ऊपर उठाया और कतारों में खड़े अन्य लोगों ने अपनी मुट्ठी उठाई और स्टैटिक उत्सर्जित किया। हेतमविट को कतार में खड़े लोग उत्साहित लगे। कम से कम हेतमविट ने उनके शारीरिक हावभाव, मुट्ठी पंप करने, एक दूसरे की पीठ थपथपाने और स्टैटिक विस्फोटों से यही अनुमान लगाया। अचानक छोटे दर्पणों से ढकी एक गेंद छत से गिरी। उस पर स्पॉटलाइट्स पड़ी जिससे पूरे कमरे में इंद्रधनुष और चमक फैल गई। लेटेक्स के गुब्बारे और कम्फेटी छत से गिरे। मंच पर वाले ने स्टैटिक उत्सर्जित किया और एक मुट्ठी उठाई जैसे ही उसके पीछे एक बैनर खुला। मिशन अकम्प्लिश्ड। मिशन पूरा हुआ। अन्य सभी ने अपनी मुट्ठी उठाई, जोरदार स्टैटिक विस्फोट उत्सर्जित किए। वे अचानक हवा के पॉप के साथ एक खाली जगह में वापस ढहते हुए गायब हो गए। एक साथ सब। कम्फेटी फर्श पर जम गई। गुब्बारे फूट गए। बैनर घुल गया। दर्पण वाली गेंद वापस छत में ऊपर उठ गई। हेतमविट एक पल के लिए रुका। एक रोबोट दिखाई दिया, दरवाजे से अंदर भागता हुआ आया। उसने जल्दी से फर्श पर वैक्यूम किया और फिर कमरे के बीच में खड़ा हो गया। 1 2 बीम अप, बीम से ऊपर भेजने के लिए एक, उसने स्पष्ट रूप से कहा। वह गायब हो गया। हेतमविट एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा, पलकें झपकाता रहा। उसने अपना सिर हिलाया और उस क्षेत्र की ओर चला गया जो कैप्टन ने उसे दिखाया था, एक लंबा चक्करदार रास्ता लिया। जब वह अंदर गया तो उसने पैनल खोला और निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया। एक बार जब उसने प्रिंट हो रहा है कहा तो वह पीछे हट गया और कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। एक पल बाद दरवाज़ा खुला और कैप्टन कमरे में कदम रखा। मुझे पूरी जानकारी दो, नंबर 1, कैप्टन ने कहा। क्या हुआ? आगे क्या हुआ इसके लिए चैनल से जुड़े रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।